तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की यह वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आप लोग अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज से हम लोग एक ऐसी सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं बहुविकल्पी की, सबसे पहले हम लोगों ने इस सीरीज को स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं 2025 की बोर्ड परीक्षा में, वो सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न आपको इस सीरीज के अंतर्गत कराए जाएंगे। और उसके बाद में फिर हम लोग एक अलग सीरीज लेकर के आएंगे, उसमें हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जितने भी इम्पोर्टेंट आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के लिए आते हैं, अति लघु, उनके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में फिर आपके जितने भी इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12 की बायोलॉजी की पूरी किताब में, वो सारे के सारे यहाँ पर करवाए जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन ही नहीं करवाया जाएगा, साथ में उसका सोल्यूशन भी करवाया जाएगा, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और उसके बाद में फिर आपके जितने भी इम्पोर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, उनको भी यहाँ पर करवाया जाएगा। कह सकते हैं सॉल्यूशन के साथ में, यानी कि क्वेश्चन भी बताया जाएगा और साथ ही में उत्तर भी बताया जाएगा कि कौन कौन से बहुविकल्पी प्रश्न, कौन कौन से अति लघु, कौन कौन से लघु और कौन कौन से दीर्घ क्लास 12 की बायोलॉजी की पूरी किताब से इंपॉर्टेंट है और आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में आ सकते हैं। वो सारे प्रश्न आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। तो इसीलिए आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण वीडियोस जब भी अपलोड करी जाए तो आप उसको देखो और अपने एग्जाम की बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कर पाओ। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, क्योंकि यदि आपको इसी प्रकार से रेगुलर बेसिस पे सीरीज को चाहिए तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूला करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए, जिसमें हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जितने भी आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं क्लास 12 की बायोलॉजी की पूरी किताब में, वो सारे प्रश्न आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे सोल्यूशन के साथ में। हर एक प्रश्न का यहाँ पर उत्तर आपको बताया जाएगा, कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है वो भी आपको यहाँ बताया जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन से निकाले गए हैं, यानी कि पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार आ रहे हैं, उन्हीं में से ढूंढ करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे प्रश्न यहाँ पर लिखे गए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि हम लोग क्लास 12 की बायोलॉजी की पूरी किताब से बात करेंगे तो यहाँ पर आपके 80 से 90 क्वेश्चन होते हैं बहुविकल्पी के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और यदि आप इन सारे प्रश्नों को पढ़ लेते हो तो यहाँ से आपका कोई भी एक नंबर यहाँ से कटने नहीं वाला है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी के जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को सीरीज लेकर के आए हैं, उसका जो पहला लेक्चर आज होने वाला है, आइए उसको हम लोग देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका है वो आपका है द्विनिषेचन की क्रिया होती है। तो हम लोग को बताना है कि द्विनिषेचन की क्रिया किसमें होती है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में 4 बार पूछा गया है और ये आपका एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है, कि द्विनिषेचन की क्रिया आखिर किस में होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए जाएंगे इसी प्रकार से: आवर्त बीजी पादपों में, कवक में, अनावर्त बीजी पादपों में या फिर शैवाल में। यानी कि जो दोहरा निषेचन होता है वो प्रक्रिया किसमें होती है। तो यहाँ पर जैसे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अब उसमें से जिसको भी इसका आंसर पहले से पता था वो लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं यहाँ पर आपको आंसर बताना चाहूंगा, क्योंकि ये पहले से टिक लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोग समझ लीजिए जो द्विनिषेचन की जो क्रिया होती है वो आपकी आवर्त बीजी पादपों में पाई जाती है। और ये चीज आपको यहाँ पर याद कर लेना है, आपको याद करने वाला प्रश्न है। अनावर्त बीजी पादपों में द्विनिषेचन नहीं पाया जाता है, ना ही कवक में और ना ही शैवाल में पाया जाता है, जबकि आवर्त बीजी पादपों में आपकी द्विनिषेचन की क्रिया पाई जाती है। तो इसीलिए आप लोग पहले वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लेंगे और साथ ही में अभी के अभी याद कर लीजिए और इसे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट भी कर दीजिए अभी के अभी, ताकि आपको ये चीजें याद हो जाएगी द्विनिषेचन की क्रिया आखिर कहाँ होती है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें है कि भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो हम लोग को बताना है भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या के बारे में, कि भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। 2022 और 23 में 2 बार क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसके बारे में आइए समझ लेते हैं कि भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन इस प्रकार से दिए रहेंगे, लेकिन इसमें से ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी में भी डाला था, तो उसमें भी मैंने इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए थे, जिसमें से अधिकतर लोगों ने 90% लोगों ने द्विगुणित पर सही टिक लगाया था। लेकिन द्विगुणित आपका एक गलत होता है। कैसे होता है उसको भी आइए मैं डायग्राम के माध्यम से आपको बता देता हूँ कि जो भ्रूणपोष होता है उसमें जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो आपकी त्रिगुणित होती है, यानी कि
3 यन होती है, उसको समझ लीजिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत लोग इस प्रश्न में गलती कर रहे हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरह से समझ लीजिए कि भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या आखिर कितनी होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या को समझने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर भ्रूणकोश बनाना पड़ेगा। अब ये भ्रूणकोश अलग होता है, भ्रूणपोष अलग होता है। तो ये आपका जो भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश में 3 कोशिकाएं आपकी ऊपर होती हैं और 3 ही कोशिकाएं आपकी नीचे होती हैं और एक कोशिका बीच में होती है, इसमें आपके 2 केंद्रक होते हैं, ठीक है। और ऊपर की तीनों कोशिकाओं में एक केंद्रक और नीचे की तीनों कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है। तो ये आपका होता है भ्रूणकोश। अब भ्रूणकोश इस प्रकार से आपका ये हो जाता है, उसके बाद फिर जब आपका नर युग्मक आता है तो यहाँ पर समझना है कि जो आपका नीचे वाली जो तीनों कोशिकाएं होती हैं, इसमें जो बीच वाली जो कोशिका होती है आपकी अंड कोशिका होती है और यहाँ से आपके 2 नरयुग्मक आते हैं। तो एक नरयुग्मक आपका अंड कोशिका के साथ मिल जाता है और दूसरा नरयुग्मक इस आप वाली कोशिका के साथ मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या है, पहले तो 2 केंद्रक थे यानी कि 2n पहले से था, एक केंद्रक और मिल गया तो यहाँ पर आपका 3n हो गया। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका भ्रूणपोष होता है, ये आपका भ्रूणपोष होता है और ये आपका भ्रूणकोश होता है, ठीक है। और भ्रूणकोश जो आपका होता है वो आपका इस प्रकार से समझ लेना कि जो भ्रूणपोष होता है वो आपका 3n होता है और जो कि आपका विकसित हो रहे कह सकते हैं भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि 2 नरयुग्मक आते हैं, एक आपका मिल जाता है अंड कोशिका से और नई संतान को उत्पन्न करता है और दूसरा आपका मिल जाता है नरयुग्मक यहाँ से इस वाले द्वितीय केंद्रक से मिल जाता है। यहाँ से 3 केंद्रक आपके यहाँ पर हो जाते हैं और ये आपका हो जाता है भ्रूणपोष। तो ये चीज आपको ऊपर समझ में आ गया होगा कि भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या आपकी त्रिगुणित होती है यानी कि 3n होती है। तो इस पर भी आप लोग सही टिक लगा लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसका प्राइस 499 रखा गया है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। नंबर हमारा होता है 9793940081। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, आपको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी कैसे आप लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि भारतीय भूण विज्ञान का पिता हम लोग किसको बोलते हैं। ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको समझना पड़ेगा कि भारतीय भूण विज्ञान का पिता आखिर किसको कहा जाता है। 3 बार ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय भूण विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शंस को देखना है। तो ऑप्शन यदि आप लोग देखोगे तो पहला ऑप्शन आपका है सर जगदीश चंद्र बोस, दूसरा आपका इसमें है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, तीसरा आपका है इसमें प्रो पंचानन महेश्वरी और चौथा आपका है डॉक्टर बीरबल साहनी। तो यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है। याद करने वाला प्रश्न है कि भारतीय भूण विज्ञान के पिता हैं कौन है, प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी। तो इसीलिए आप इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाओ और अभी के अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो ताकि ये चीज आपको याद होती रहे। और यदि आपको पहले से इसका आंसर पता था वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया कि निम्न में से कूट फल है। तो इनमें से सबसे पहले आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको दे करके बताना है कि कौन सा एक आपका कूट फल है या फिर असत्य फल है। असत्य फल या फिर नकली फल बोल सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए होंगे, पहला ऑप्शन आपका आम है, दूसरा अंगूर, तीसरा मटर है, चौथा सेब है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो सेब होता है आपका एक असत्य फल होता है और ये क्वेश्चन आपका अति लघु में भी आ सकता है कि सेब आखिर किस प्रकार का फल होता है, सत्य फल होता है, असत्य फल होता है। और साथ ही में कूट फल के ऊपर एक परिभाषा भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकती है, अति लघु में या फिर लघु में। उसके ऊपर हम लोग जब अति लघु का टॉपिक पढ़ेंगे यानी कि पूरी किताब से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जितने भी आपके अति लघु होते हैं उनको जब मैं यहाँ पर कराऊंगा तो उसमें ये प्रश्न आपको जरूर करा दूंगा। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर ये प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखना स्टार्ट करते हैं। इतने प्रश्नों को यदि आप लोगों ने अभी तक नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिएगा और साथ ही में यदि आप लोग टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारा पीडीएफ आपको उसके अंतर्गत मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर जो आपका प्रश्न हो जाता है आपका हो जाता है कि पालीगोनम प्रकार का जो भ्रूणकोश होता है वो आपका कितने कोशिकीय होता है और कितने केंद्रकीय होता है हमको बताना है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसको आप लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो कि पालीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश आपका कितने कोशिकीय होता है और कितने केंद्रकीय होता है। वैसे तो आप लोग यहाँ पर आंसर देख लिए होंगे कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है, कैसे होता है आइए इसको समझा देते हैं मैं आपको अच्छे तरीके से ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर भ्रूणकोश बताया, तो भ्रूणकोश में मैंने आपको बताया था कि 3 कोशिकाएं ऊपर थी और 3 कोशिकाएं नीचे थी और एक कोशिका बीच में थी जिसमें आपके 2 केंद्रक थे। अभी आपको यहाँ पर एक केंद्रक ये मिलता है तब जाकर के ये बनता है भ्रूणपोष, लेकिन ये भ्रूणपोष से पहले की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि भ्रूणकोश की केवल बात हो रही है। तो यहाँ पर 3 कोशिकाएं ऊपर होती है, 3 कोशिकाएं नीचे होती है, एक कोशिका बीच में होती है जिसमें आपके
2 केंद्रक होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग काउंट करो, तो 3 कोशिका ऊपर, 3 कोशिका नीचे, तो कितनी हो गई आपकी 6 कोशिका हो गई और 1 कोशिका बीच में हो गई, तो ये कितने हो गए 7 कोशिका हो गई। लेकिन जब केंद्रक की जब आप लोग बात करोगे तो यहाँ पर 3 केंद्रक ऊपर, 3 केंद्रक नीचे, तो कितने हो गए 6 हो गया। और यहाँ पर इस वाली कोशिका में 2 केंद्रक है, तो यहाँ पर आपका 8 केंद्रक हो गया। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो कि जो पॉलीगोनम प्रकार का जो भ्रूणकोश होता है उसमें आपका 7 कोशिकीय होता है और साथ ही में 8 केंद्रकीय होता है। इसलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लीजिए और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है इसमें कि एक परागकोश में परागधानियों की संख्या कितनी होती है, ये चीज हमको बताना है। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि परागकोश में परागधानियों की संख्या आखिर कितनी होती है। वैसे तो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि 4 होता है, तो इसको कैसे होता है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले यदि परागकोश की बात करेंगे तो ऊपर से देखेंगे तो आपका इस प्रकार से परागकोश दिखाई देगा, लेकिन जब आप उसको बीच से काटोगे तो ये आपका परागकोश इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका परागकोश दिखाई देगा। तो इसमें आपकी आप लोग देख सकते हो कि परागधानियों की संख्या कितनी है। एक आपका ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। तो इस प्रकार से एक परागकोश में जो परागधानियों की संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है, 4 होती है। तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है और यहाँ पर आपको याद रखना कि पुष्प का जो पुमंग वाला भाग होता है यही आपका नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है और पुंकेसर जो होता है वो भी आपका बोल सकते हो आप लोग कि वो भी नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। अब यहाँ पर डिफरेंस ये है कि जब आपका पुंकेसर का समूह होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पुमंग और केवल यदि पुंकेसर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे केवल पुंकेसर। तो यहाँ पर ये चीज आपको समझना है, पुंकेसर हो या फिर पुमंग हो, दोनों मतलब कि आपको इस चीज समझ लेना कि दोनों एक ही चीज होती है। और नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व आपका यहाँ पर ऑप्शन में अगर पुंकेसर लिखा होता तो पुंकेसर पर सही टिक लगा देते, पुमंग लिखा है तो पुमंग पर आप लोग सही टिक लगा दोगे। तो इस प्रकार से आपका ये वाला प्रश्न भी कंप्लीट हो गया है। और साथ ही में इसी प्रकार से क्वेश्चन और आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का, तो मैंने आपको बता दिया है, माँ जनन अंग का भी अगर आएगा तो वहां पर आपका जायांग ऑप्शन में लिखा रहेगा तो उस पर आप लोग सही टिक लगा दीजिएगा। और या फिर इस तरीके से लिखा रहेगा तो उस पर भी आपको सही टिक लगा देना है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया कि बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड बिंदु जुड़ा रहता है क्या कहलाता है, इसे हमको बताना है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि बीजांड का वह स्थान जहां पर बीजांड बिंदु जुड़ा रहता है उसको हम लोग नाभिका बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, यहाँ पर निभाग और नाभिका में कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है कि जो आपका इस प्रकार से समझ लेना है कि जो बीजांड का वह स्थान जहाँ पर बीजांड बिंदु जुड़ा रहता है उसको हम लोग नाभिका बोलते हैं, निभाग नहीं बोलते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से याद कर लेना है क्योंकि बहुत लोग निभाग और नाभिका में कंफ्यूज हो जाते हैं कि निभाग क्या होता है और नाभिका क्या होता है, उसको आइए समझा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझना क्या है कि आपको बीजांड के बारे में समझना है। ये आपका भ्रूण कोश होता है और ये आपका बीजांड इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये वाला जो भाग होता है जहाँ पर बीजांड का पूर्ण रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, निभाग बोलते हैं। और ये वाला भाग जहाँ पर बीजांड बिंदु जुड़ा रहता है इसको हम लोग बोलते हैं नाभिका। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि नाभिका और निभाग में कंफ्यूज नहीं होना है। बीजांड का वह स्थान जहाँ पर बीजांड बिंदु जुड़ा रहता है उसको हम लोग नाभिका बोलते हैं। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूणकोश में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में याद रखना है कि जो आपका मैंने आपको बताया था यहाँ पर इस डायग्राम में कि जो ऊपर वाली कोशिका होती है इसको हम लोग प्रतिमुख कोशिका बोलते हैं और जो नीचे वाली कोशिका होती है अगल बगल की उसको हम लोग सहायक और बीच वाली कोशिका को हम लोग अंड कोशिका बोलते हैं। तो यदि प्रतिमुख कोशिका नहीं होगी तब भी आपका भ्रूणकोश चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो अंड कोशिका है जो आपका मादा युग्मक का कार्य करता है उसका होना बहुत ही आवश्यक है और हर प्रकार के भ्रूणकोश में अंड कोशिका पाई जाती है। तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लेंगे और अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने इतने प्रश्नों को किया है और बाकी हम लोग अगले पेज मतलब अगले लेक्चर में करते हुए चलेंगे इसी प्रकार से जब तक कि आपकी सीरीज कंप्लीट नहीं हो जाती, यानी कि पूरी क्लास 12 की बायोलॉजी में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है वो सारे के सारे जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक हमारी सीरीज चलती रहेगी। मान के चलिए आप लोग कि यहाँ पर 80 से 90 प्रश्न होने वाले हैं और इसी प्रकार से हम लोग करते चलेंगे तो आपके 5, 6 या 7 लेक्चर में आपका ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और ये सीरीज यदि आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।